हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआए ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूएस के 52 बॉम्बर्स जो रीजन में नज़र आ रहे हैं। ईरान पर मुमकिन हमले के इम्कानात, पाकिस्तान का रुख भी इस हालात में हम देखेंगे और ईरान के जो टॉप डिप्लोमेट हैं उनका यूएस के साथ सीधा मुज़ाकरात करने से इनकार। इस मौजू पर हम आज तफसील से बात करेंगे कि जो यूएस के बॉम्बर्स हैं उनकी मौजूदगी से ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सेल्फ डिटरेंस का हिस्सा है या फिर किसी ऑफेंसिव प्लानिंग का कोई हमें पहलू नजर आता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो ईरान पर हमले के इम्कानात हैं, ईरान के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जो सीधा मुज़ाकरात से इनकार किया है उसका रीजनल डिप्लोमेसी पर क्या असर होगा। तो जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, जैसे आपने सुना, तो जो ये इनका नजर आने का क्या मतलब निकलता है और आप किस तरह से देखते हैं? दुआ बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान से बात करने के लिए, लेकिन जैसे आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि ईरान की लीडरशिप ये कह रही है, फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं हम डायरेक्ट टॉक्स नहीं करना चाहते। सो वो जो पॉसिबल डायरेक्ट टॉक्स का जो 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 मामला है वो नहीं बन पा रहा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊं पिछली दफ़ा, तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो कि P5+1 यानी कि जर्मनी और P5 ममालिक ने साइन किया था, वो सारे का सारा जो है अमेरिका उसे विड्रॉ कर गया था उस वक्त। और अभी अमेरिका खुद बात करना चाहता है कि मैं रोकना चाहता हूं कि आप भाई जो जिसे कहते हैं ना, आप बात ना अगर आप मेरे से बात करेंगे तो हम मूव ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं बात करेंगे तो फिर मैं आपको मुश्किल में डाल सकता हूं, आपके लिए मसले पैदा हो सकते हैं। इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है कि एक तरफ पैगाम भेजा है, दूसरी तरफ होतीज पे हमले कर दिए, ठीक है, और तीसरी तरफ डियागो गार्सिया जो कि अमेरिका की बेस है, ठीक है जी, ये एक स्ट्रेटेजिक यूएस मिलिट्री बेस इंडियन ओशन रीजन के अंदर है, और ये आप समझ लें कि ये क्रिटिकल है अमेरिका के लिए। और ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी हुआ करती थी, और अब अमेरिका इस बेस को ऑपरेट करता है। ये बिल्कुल इंडियन ओशन में इंडिया के करीब ही है, 3,500 किलोमीटर साउथ ऑफ इंडिया है, और ये एक आइसोलेटेड सी बेस है। लेकिन ये बहुत सारी जो इंटरनेशनल जो वाटरवेज हैं उसको बड़े करीब से देखती है, और इसकी ज़्यादा जो जारी बात है नेवल सपोर्ट फैसिलिटी है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी 30% एयरफोर्स इन शेप ऑफ B-52 बॉम्बर्स, जो स्टेल्थ ड्रोन्स और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, वो सारे के सारे वहाँ भेज दिए हैं। और वजह क्या है? वजह बड़ी क्लियर है। वजह ये है कि जो अरब ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि आप हमारी बेसिस इस्तेमाल ना करें। अगर आपने ईरान पे हमला करना है, आप हमारी बेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप हमारी बेस इस्तेमाल करेंगे तो देन हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। जो सारे के सारे जो खित्ते के ममालिक हैं वो नाराज़ होंगे कि इन बेसिस का ये मतलब था कि कल आप एक नेबरिंग कंट्री ईरान पे हमला करवाएंगे। सो अभी आपको पता है कि जब से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान चाइनीज़ ने एक रप्रोचमा कराया था, तब से सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। सो ये जो पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अटैक कर सकते हैं, उनकी एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर। ये उन्होंने 2017 से लेके जब वो प्रेसिडेंट थे तो 21 तक वो इसको चलाते रहे। और जैसे मैंने पहले कहा, JCPOA से बाहर निकल आए, बड़ी सीवियर सैंक्शंस लगा दी। अभी उन्होंने क्या महसूस किया? अभी उन्होंने सोचा है कि ईरान की जितनी भी थी प्रॉक्सीज थी, वो सारी की सारी अब उन्होंने कमज़ोर की हैं। पहले आपको पता है इज़राइल ने हमास को कमज़ोर किया, हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर किया, गज़ा पे मुसलसल जंग रही, और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा मैं जंग को बंद कर दूँगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए सीज़फायर हुआ, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया, लेकिन उसके बाद फिर जंग शुरू हो गई और अभी तो फिर ग्राउंड इन्वेजन और पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी की सिचुएशन फिर एक दफ़ा बड़ी परेशान-कुन है वहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर। तो जंग बंद नहीं हुई, मज़ीद जंग शुरू होने की पोज़ीशन जो है वो तैयारी वो सामने आ रही है। और इसमें ये परेशानी की बात है कि अगर ये पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर अब आती है और अगर डायरेक्ट
मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ होता है। आपको याद होगा कि माजी में कासिम सुलेमानी एक अमेरिकन स्ट्राइक में इराक के अंदर मारे गए थे, जो कि एक ईरानी जनरल थे, आईआरजीसी को देखते थे, और ट्रंप ने ये सारा कुछ किया, लेकिन अमेरिकन ईरानी कुछ भी नहीं कर सके थे। सो अब वो सुनने में आ रहा है कि कभी वो कहते हैं जी कि वो उनके मिसाइल सिटीज पे हमले कर सकते हैं, उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं, और इस तरह की जो सिचुएशन है जो है वो पैदा हो सकती है। क्या अमेरिका ये सारा कुछ करेगा विद द सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी, जो कि मुश्किल है? क्या अमेरिका सारा कुछ ऐसे कर सकता है विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? बहुत मुश्किल नजर आता है। क्या अमेरिका सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर वो एक दिन पहले हौथीज को डिक्लेयर करते हैं कि जी ये दहशतगर्द तंजीमें और उन पे हमला कर दें, तो दे कैन डू दिस। सो उसकी वो एक मौजूद है, एक एक रवायत मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान डायरेक्ट टॉक्स नहीं करता और वो गारंटर मांगता है, और मेरा ख्याल है लाइकली पॉसिबिलिटीज है सऊदीज कोई गारंटर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ईरान, आपको पता है, बड़ी लंबी चौड़ी निगोशिएशंस करते हैं वो ईरान। वो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब निगोशिएशन करना चाहते हैं ना, मैं जाऊं निगोशिएशन करूं और ना चटपट सारा कुछ हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट विल टेक हिम अ लॉट ऑफ टाइम। लास्ट टाइम भी जब जेसीपीओ हुआ था तो बहुत वक्त लगा था। बड़े टफ निगोशिएटर हैं वो, पिछले 35-40 साल से सैंक्शंस के अंदर रह रहे हैं, 50 साल से। तो अब वो आदी हो चुके हैं इन सैंक्शंस की, गो के उनकी चीखें निकली हुई हैं ईरानियों की। लेकिन फिर भी दे दे आर इनटू ऑल दीज सैंक्शंस, एंड वो इसमें ही रहेंगे, मुझे नजर आ रहा है। अब ये जो डिएगो गार्सिया जो है, जो मिलिट्री बेस बिल्कुल जिसे कहते हैं, जिसके अंदर ये B-52 बॉम्बर्स आ गए हुए हैं। माजी में भी ये जो B-52 बॉम्बर हैं, ये कोल्ड वॉर में भी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहे हैं, और डिएगो गार्सिया जो है, सॉरी, में इस्तेमाल होते रहे हैं। ये इस बेस का इस्तेमाल होता रहा है पोस्ट 9/11, जो ये एक लॉन्च पैड रही है अफगानिस्तान के लिए, इराक के लिए, और ये जो ईरान के साथ जो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसमें भी उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है। सो ये आप समझ लें कि एक बड़ी वल्नरेबिलिटी नज़र आ रही है। और इसी सिलसिले में 2-3 दिन पहले सऊदी अरब के जो प्राइम मिनिस्टर एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान से बात की, और मुझे लग ये रहा है कि वो इसीलिए बात की कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आए, और ईरान को कन्विंस किया जाए कि वो बात करे, इंगेज करे, डायलॉग करे, ताकि किसी न किसी तरीके से एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है वो बने, ना कि एक जंग शुरू हो जाए। और अगर जंग होती है तो याद रखें कि ये सारे के सारे अरब ममालिक के लिए बड़ी डिफिकल्ट ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, कि ये अरब ममालिक जो हैं, माजी में तो इनके ईरान से ताल्लुकात अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो अच्छे हैं जब से ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। तो अब क्या ये बिठा सकते हैं उनको टेबल पे? क्या कर सकते हैं? ओनली टाइम विल टेल, बट इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन। आपको पता, ये भी पता है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी खित्ते में मौजूद हैं, सो उनको सिर्फ B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो वहां पे नहीं पड़े हुए, जो उधर डेको गार्सिया के अंदर, जो यूएस नेवी ट्रूमैन, जो उनका एयरक्राफ्ट जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, वो भी वहां पे मौजूद है, इस खित्ते में मौजूद है। फिर एक इनका एक और है, या उसे बोलते हैं USS कार्ल विंसन। अब वो इंडो पैसिफिक से निकल के मिडल ईस्ट और इस तरह की जगहों पे फिर दोबारा आ गया। और ये आपको पता है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं, दे आर देयर, और दे कैन हिट ईरान विद ऑल देयर मिलिट्री माइट, न्यूक्लियर पावर्ड है, कहीं पे भी हिट कर सकते हैं। और ये डिएगो गार्सिया में अपने जहाज लेके B-52 बॉम्बर लेके आने का मकसद ही है कि ये स्टेल्थ फाइटर जो हैं, जो जो जहाज हैं, ये किसी वक्त भी वक्त जो है वो ईरान पे हमला हो सकता है। एंड आपको पता है पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, सो नॉट एवरीथिंग इज नॉट गुड फॉर अस एज वेल। जी चीमा साहब, जैसे आपने बात किया कि वो भी जो है निगोशिएशंस के उसमें है, लेकिन हमने देखा कि जो यूएस की धमकियों के जवाब में ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स हैं, उनके कमांडर हुसैन जो सलेमानी है, उनका कहना था कि हम जंग के लिए तैयार हैं। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं अली, उनका भी कहना था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो हम न्यूक्लियर हथियार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं,
उन्होंने डायरेक्ट निगोशिएशंस को लाइक मीनिंगलेस कहा और प्रेसिडेंट ने बराबर की मतलब शराइत पर कहा कि हम निगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने जब साथ ही साथ देखा कि जो ईरान ने अपने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से पीछे हटकर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तेज कर दिया है, तो ये क्या खुले आपके लिहाज से डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कि एक तरफ डिप्लोमेसी की भी है और दूसरी तरफ वो इस चीज से जाहिर करते हैं कि वो मतलब न्यूक्लियर वो तेज। देखिए, अमेरिका विड्रॉ किया था JCPOA से, ईरान ने विड्रॉ नहीं किया था। लेकिन जब अमेरिकन विड्रॉ कर गए, तो नाउ दे गॉट एन एवरी अपॉर्चुनिटी कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। सो वो किसी बाइंडिंग में नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात ये, ईरान क्या कर सकता है? ईरान कुछ नहीं कर सकता। ईरान के पास कोई फाइटर जेट्स नहीं है। ईरान के पास मिसाइल पावर है जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लेकिन लास्ट टाइम जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया था, तो उन 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 वो जो मिसाइल थे, उनको पता नहीं कितने घंटे लगे थे वहां पहुंचते हुए, ठीक है। तो आज वो हमला किया हुआ, तो वो हमला जो है ना सुबह पहुंचेगा वहां पे। तो अमेरिकन के पास तो बहुत जदीद जहाज है और बहुत जदीद, जितना टाइम ईरानियों को लगेगा सोचने में, प्लान करने में, उतनी देर में तो वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी वेरी, और जिसे कहते हैं ना, ये बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है। ईरानियों के पास कोई चॉइस नहीं। ईरानियों के पास चॉइस एक ही है कि उनको बात करनी पड़ेगी, और अगर वो बात नहीं करते तो ज़ाहिर बात है जो उनकी प्रॉक्सीज हैं उनको मज़ीद टाइट किया जाएगा, उन पे हमले किए जाएंगे, उनको तंग किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको ढूंढा जाएगा। इसीलिए तो अरब वर्ल्ड में वो देखे ना, इसीलिए तो गजा में सिचुएशन दोबारा खराब शुरू हो गई है। तो बहाना ये है कि जी वो शायद बिजनेस स्वैप प्रॉपर्ली नहीं हुआ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है, और एक तरफ ये है, और दूसरा ये है कि अमेरिकन को कोई फिक्र नहीं इस चीज़ की कि दुनिया क्या कहेगी। दे आर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपना असर रसूख कायम करना चाहते हैं। एक तरफ उन्होंने इकोनॉमिक वॉर शुरू कर दिए हैं, टैरिफ वॉर शुरू कर दिए हैं, दूसरी तरफ गजा में सिचुएशन दोबारा अनफोल्ड हो गई है, रशिया के साथ मामला ठीक नहीं हो पा रही यूक्रेन की अभी तक, इधर मिडल ईस्ट में भी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। तो मतलब देयर सो मेनी पेंडोरा बॉक्स जो खुल गए हैं, कैसे बंद होंगे, कैसे करेंगे, और ईरान इस हवाले से क्या करेगा? अगर ईरान पे हमला होता है तो इट्सेल्फ अमेरिका के लिए भी चैलेंज है। ये नहीं है कि अमेरिका के लिए चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को जस्टिफिकेशन देनी है कि वो क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि हम न्यूक्लियर साइट्स पे हमले कर रहे हैं, हम डिप्लोमेसी को, और ये डायरेक्ट हमला फिर होगा। और मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हेजिटेट नहीं करेंगे, मुझे लगता है वो इस तरह हेजिटेट नहीं करेंगे। वो कहेंगे, ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि कौन से अमेरिकी सदर ने डायरेक्ट ईरान पे हमला किया। तो ये भी शायद वो कोई तारीख में बड़ा बड़ा चीज़ें करने का उनको शौक है, और मेरा ख्याल है ये वही है। सो ईरान जो है वो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई बात नहीं है, वो उनके पास कोई हाँ, उनको सऊदी अरब बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, मुझे तो ये नज़र आता है। द ओनली कंट्री व्हिच कैन सेव ईरान इज़ सऊदी अरेबिया, जो कि बड़ा अजीब लगता है। आपस में एक दूसरे के बड़े राइवल रहे हैं, सारा कुछ है। तो दैट इज़ देयर। जी। जी चीमा साहब, जैसे आपने बात किया कि ईरान के लिए मुश्किल है, लेकिन हम देखें कि ईरान पर यूएस के ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन के बावजूद भी ईरान की, अगर हम रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स के बारे में बात करें तो वो उसमें हमें मसरूफ नज़र आता है। तो इस स्ट्रैटेजिक फोकस का नतीजा ऑब्वियसली है कि हमने देखा मुल्क के इकोनॉमिक और जो सोशल चैलेंजेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हुए। अगर हम 2017 से लेके अभी तक की बात करें तो काफ़ी उनके 70 बिलियन से 4 बिलियन रह गए हैं। फिर भी हम देखें तो वो एनुअली जो हैं वो प्रॉक्सीज जो हैं इनको वो फंड करते हैं और ठीक ठाक बजट फंड करते हैं। तो इस फॉरेन एक्सपेंडिचर का मतलब असल डोमेस्टिक सेक्टर्स पर जो असर जो हुआ है
जैसे कि हेल्थ सेक्टर हम देख लें, या फिर हमने देखा 2022 में जब इब्राहिम रईसी की हुकूमत थी, तो उसमें हमने देखा फूड और मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए भी सब्सिडीज ख़त्म कर दी गई थी, जिसकी वजह से एसेंशियल मेडिसिन की भी उस टाइम सिवियर शॉर्टेज हुई और सब कुछ। तो आप इधर सवाल मेरा आपसे ये बनता है कि जब ईरान की इकॉनमी और अवाम इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर फेस करें या सामना करें, तो क्या फॉरेन प्रॉक्सीज को इस तरह फंड करना, लाइक इस तरह, और अंदर बेसिक नेसेसिटीज सर्विसेज की अहमियत को नज़रअंदाज करना, ये क्या दुरुस्त है, या क्या आप कहते हैं? देखिए, ये आपकी बात सही है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस सेंस में है कि घर में आपके पास मेडिसिन नहीं है, हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, चीज़ें नहीं है और बाहर आप प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ईरान का एक ख़ास किस्म का उसका जो विलायत फ़क़ीह का जो कॉन्सेप्ट है और जो उसके अंदर जो मुलायत है, जो वहाँ पे जो उलमा का जो कंट्रोल है, उनको ये चीज़ सूट करती है कि वो और वो समझते हैं कि हमने अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करना है। तो इसीलिए गज़ा के अंदर आप देखें, वो अगर हमास को सपोर्ट कर रहे हैं या हिज़्बुल्लाह को लेबनान में सपोर्ट कर रहे थे या सीरिया के अंदर वो कुछ फैक्शंस को सपोर्ट कर, सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, या वो यमन के अंदर हौतीस को सपोर्ट कर रहे हैं या बाकी जगहों पे वो अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, तो वो समझते हैं कि यही हमारे पास एक तरीका है हमें अपना रीजनल इन्फ्लुएंस कायम करने का, वरना हमें जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। सो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो थ्रेट है उसको बाहर रखा हुआ है। अगर ये थ्रेट अंदर आ जाता है तो वो इंगेज हो जाते हैं। सो दे हैव केप्ट, ईरान ने अपने जो वो समझते हैं, उन्होंने अपने एनिमी को बाहर मैनेज किया हुआ है थ्रू देयर प्रॉक्सीज। और वहां पे क्योंकि एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट भी है, अब गजा के अंदर एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, हमास चाहिए वहां पे, हिजबुल्लाह लेबनान में चाहिए इजराइल के हवाले से, सीरिया में सिचुएशन अनफोल्ड हुई तो वो कहें यहाँ दिस इज अ टाइम कि हम यहाँ, इराक के अंदर जो कुछ हुआ, फिर ये यमन के अंदर। सो उन्होंने इन सारे जो ग्रुप्स हैं, इनको अगर बाहर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सारी जंग अंदर आ जाएगी। तो दिस इज अ वन वे कि आप हर चीज को बाहर रखो और घर में आप सुकून से बैठ सको। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉस्ट फॉर पीस एट होम। ये कॉस्ट ऑफ पीस है एट होम। अपने घर में अगर अमन रखना है तो बाहर चीजों को इंगेज रखो, प्रॉक्सीज को बाहर इंगेज रखो और अपने एनिमी को बाहर इंगेज रखो। सो इसीलिए उन्होंने ईरान को, सॉरी इसराइल को, अमेरिका को उन्होंने बाहर इंगेज रखा हुआ है ताकि वो उनके लिए उनकी तरफ अंदर ना देखे, उनके अंदर ना आए। और फिर उन्होंने अपना जो नजरिया है, स्कूल ऑफ थॉट है, उसको एक्सपोर्ट भी करना है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर इन माय जी, चीमा साहब, अगर हम इधर अमेरिका की पॉलिसी के बारे में बात करें, तो हमने देखा कि वो अपने एलाइज को मजबूर करता है कि जैसे वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें, उनके अपने नेशनल ट्रस्ट और सवरेनिटी को उस तरह से नहीं प्रेफर करता। और जिस तरह हमने देखा कि ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल जैसे वाक़यात को देखते हुए, जहाँ अमेरिका ने सीक्रेटली ईरान को आर्म सप्लाई की थी, तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है कि एक तरफ ईरान पर वो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो खुद अपने फायदे के लिए उनसे डील किए जा रहे हैं? देखें, ये ऑब्वियसली ये दिस इज हाउ दे मूव ऑन। ये आपने किसी से मूव करना है तो आपने सैंक्शंस भी लगाने की कोशिश करनी है और डायलॉग भी करने की कोशिश करनी है। और अभी देखें, अगर आपको याद होगा, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे मुल्कों के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। ईरान वाज वन। क्यूबा के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश की चीज़ें। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह यह है कि ये सैंक्शंस दे हैव नॉट बीन एबल टू वर्क। 50-50 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं बन पा रहा। ना ही ये रिजीम टूटे, ना ही कुछ हुआ। सो नाउ इज़ अ टाइम कि हम अपनी अटेंशन, उस वक़्त अमेरिका समझता था मिडल ईस्ट से निकल के इंडो पैसिफिक में चले जाओ। बट राइट नाउ the American mindset itself is so much ideologically motivated. They don't want to leave Middle East because उन लोगों की भी तो माइंडसेट जो है वो मिडल ईस्ट के हवाले से गेयर अप है और वो उसी अंदाज से सोचते हैं। वो इंडो पैसिफिक की तरफ अब चाइना के वाले से उस तरह नहीं वो सोचते। सो इट विल टेक सम टाइम। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अगली एडमिनिस्ट्रेशन, हर एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश करती है कि अपने प्रेसिडेंट का ध्यान मिडल ईस्ट से उठा के बाहर रखें, लेकिन वहां पे सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है। सो इनको ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। एक तरफ डायलॉग करना पड़ता है, सैंक्शंस भी करनी पड़ती है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी so that you can get maximum outcome on the table when you talk, because if there is no fear of war,
If there is no fear of attack, how Iran will talk? सो वो अपने बॉम्बर्स लेके बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमने आपसे डायरेक्ट नेगोशिएशन नहीं करनी। तो वो भी उसकी वजह ये है कि बिकॉज दे डोंट बिलीव कि इनकी क्रेडिबिलिटी है, बिकॉज लास्ट टाइम इतनी लंबी नेगोशिएशन करके बाहर निकल गए JCPOA से। So that's why I think the Iran is right on many things, even if उनकी सवाल है। चीमा साहब, एक आखिरी चीज पाकिस्तान के लिहाज से कि यूएस ने ऑब्वियसली ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन के तहत सख्त सैंक्शंस लगाए हैं। इसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो है वो ट्रेड गोल का इरादा भी जाहिर किया, और पाकिस्तान ने ईरान के न्यूक्लियर डील के रिवाइवल की हिमायत भी की है, जबकि यूएस जो है वो उसके खिलाफ है। तो क्या ये स्टांस पाकिस्तान और यूएस के दरमियान टेंशन को बढ़ावा नहीं देगा? देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हम कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते ईरान और यूएस के बीच में। उसकी वजह ये है कि हम एक बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, एक बात। फिर हमारी शिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इन्फ्लक्स वो जो है ना एक पॉपुलेशन इन्फ्लक्स भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो वहाँ से निकल के पाकिस्तान की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। शिया आबादी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। एक सेक्टेरियन इश्यू भी खड़ा हो सकता है इन केस जी पाकिस्तान जो है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान को सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हो सकता है। फिर हम बहुत सारी ईरान से हमारी एक इनफॉर्मल ट्रेड है, वो भी रुक सकती है। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ सकते हैं और फिर हमारे ऊपर अमेरिका से भी प्रेशर आएगा और ईरान से भी प्रेशर आएगा। सो हम बड़े अजीब किस्म से फिर इसी में अगर आप देखें कि जो अमेरिका जो है उसको हम शायद उस तरह खुल के सपोर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। हालांकि हम बहुत सारी मिलिट्री एड, इकोनॉमिक सपोर्ट, बहुत सारा कुछ ले रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते तो हमारे ऊपर बहुत सारी और चीज़ों का प्रेशर भी आ सकता है। इसी तरह अगर हम ईरान के हवाले से कुछ ऐसा करते हैं तो अमेरिका नाराज़ होगा, और अगर अमेरिका को सपोर्ट करते हैं तो देयर विल बी अ बैकलैश फ्रॉम ईरान, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक अनरेस्ट हो सकता है। सो ये भी एक चीज़ हो सकता है। कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान जो है वो अ, किसी न किसी तरीके से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। चाइना को कहेगा अपना रोल प्ले करो, रशिया को कहेगा अपना रोल प्ले करो, और और हमें अपने आप को भी तो बचाना है। हमें भी तो सैंक्शन से बचना है, हमें भी तो इन चीज़ों से बचना है। पहले ही अमेरिकन्स अफ़गानिस्तान में हमारे से नाराज़ गए हैं यहाँ से। तो अगर ये ईरान की भी सिचुएशन ऐसी पैदा होती है कि हमारे बारे में एक इम्प्रेशन अमेरिका में ये आता है कि दे वर्क अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट इन ईरान और इन अफ़गानिस्तान, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको पर्टिकुलरली पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, उनको बड़े सीरियस किस्म के फैसले लेने पड़ेंगे, एंड एक खित्ते की जो सारी की सारी जो लीडरशिप है, इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, इवन इंडिया, टर्की, इन तमाम, सऊदी अरेबिया, इन तमाम को साथ लेके चलना पड़ेगा और उनके साथ एक फ्यूचरिस्टिक एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक इसमें इसमें सऊदी अरब को मजीद सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान को, ताकि मसला जो है वो किसी लड़ाई की तरफ ना जाए। और ईरानी भी बड़े स्मार्ट हैं, वो इस तरह की नहीं किसी मसले में जाएंगे। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि यूएस की जो 52 बॉम्बर्स हैं जो रीजन में हमें नज़र आ रहे हैं, हमने ईरान पर मुमकिन हमले के इम्कानात पर बात की, पाकिस्तान का रुख क्या है इस हालात में उस पर बात की, ईरान के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनका यूएस के साथ सीधा मुज़ाकरात करने से इनकार पर बात की। पाकिस्तान को एक क्लियर स्टांस बनाना होगा। पाकिस्तान ना ओपनली यूएस को सपोर्ट कर सकता है, ना ओपनली ईरान को। एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी लीडरशिप के लिए बहुत मुश्किल है इस टाइम, और सीरियस फैसले लेने पड़ेंगे। पूरे रीजन को, पूरे खित्ते के जो कंट्रीज हैं उन सबको साथ लेकर एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड में। टेक केयर।